तो शिवांग, मैं आपका पहले वो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी, आई एम फिजिक्स मेंटर। सो अब मैं एक बच्चे आपने जो क्वेश्चन मुझे पूछा था उसका मैं पहले जवाब दूंगा आपको शिवांग, एंड फिर इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो तुम्हारा एक क्वेश्चन था शिवांग, जो तुमने मुझसे पूछा था कि अगर मान लो कोई ये इस तरह का कनकेव मिरर हो, इस तरह का कोई कनकेव मिरर है और इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रही है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये कोई एंगल दिया हो मान लो थीटा, तो इमेज की वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी ऑफ इमेज यू हैव टू फाइंड, अंडरस्टैंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा जरा देख लीजिए। सबसे पहले तो आप देखिएगा कि हमें ये मिरर है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला होता है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, देखो एक तो ये जो होगी आपकी, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। जो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर ऑब्जेक्ट का दो मोशन होंगे एक साथ, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा होगा, साथ में प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा u cos थीटा एंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा u sin थीटा। u यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है। यहां पर एक काम करिए, इसको u नॉट ले लीजिए क्योंकि इससे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मैं इसको u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लेने जा रहा हूं, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेने जा रहा हूं, तो कहीं u और u नॉट में फिर फर्क समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं बच्चों, u नॉट क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है, दिस इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, अंडरस्टैंड। एंड u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और v नॉट को मान ले रहे हैं इमेज वेलोसिटी मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं इसको हम लोग, इमेज वेलोसिटी मान ले रहे हैं, इमेज वेलोसिटी, अंडरस्टैंड। एंड v को मान लेते हैं इमेज डिस्टेंस, क्या मान लेते हैं, इमेज डिस्टेंस। तो यहां पे जरा देखिएगा दो चीजें यूज हो रही हैं, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी मोशन हो रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भी मोशन हो रहा है। तो हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, जैसे 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर हम कोई भी वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस निकालना चाहते हैं तो वो कैसे आएगा, तो हम यहां पहले निकालें कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, वो कैसे निकाला जाता है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है वो जरा देख लीजिए, फिर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे, ठीक है। क्योंकि दो चीजें अगर हमारे पास आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर इमेज का कंपोनेंट, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो इमेज वेलोसिटी आ जाएगी। आर यू गेटिंग, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के साथ, ये क्या b क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के साथ तो ये हो जाएगा 1/v² dv/dt। चेक करो, v चेंज हो रहा है, इमेज डिस्टेंस, अगर u चेंज करेगा तो v भी चेंज करेगा, ऑब्वियस सी बात है, करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो दैट विल बी 1/-1/v² dv/dt and similarly we have 1/u² du/dt and focal length is constant, it will not vary, so इसको हम, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहां से एक टर्म आया, ये आया dv/dt, जो आया यहां से dv/dt इज इक्वल टू हो गया, ये आप चेक करो जरा, dv/dt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के b² du/dt, क्या आएगा, dv/dt इज इक्वल टू माइनस के b² du/dt। ओके, ठीक है। तो अब दिख रहा है, तो dv/dt इज इक्वल टू माइनस के b² du/dt। ये क्या हो गया, ये हो गया इमेज वेलोसिटी। कौन सी इमेज वेलोसिटी हो गई, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, कौन सी हो गई, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमने हेडिंग क्या डाला, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो वेलोसिटी, हम ऐसे कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल, ये दिख रहा है ना आपको,
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस के बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर एंड ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये नोट कर लिया, दिख रहा है? तो एक चीज यहां से कंफर्म हो गई। और v अपॉन u आप जानते हो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है, क्या होता है ये? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है। ओके, तो फटाफट नोट कर लीजिए इसकी। और ये जो ये वाला जो कंपोनेंट है उसका क्या होगा वो जरा देख लेते हैं। ये रेस कर दूं, नोट कर लिया? ठीक है, तो ये हमें आ गया वेलोसिटी। हमने इमेज की वेलोसिटी क्या मानी थी? वी आई माना था, वी आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस के ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हो गया और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी हमें इससे इस जानकारी से क्या हासिल हो रहा है जरा देखिए। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा माइनस के mt की तो वैल्यू आप निकाल ही सकते हो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। और इसका ये वाली वैल्यू क्या होगी? u नॉट cos थीटा। क्या हो जाएगा? u नॉट cos थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास ये आई। और ये डायरेक्शन क्या है? आई कैप। यानी अगर मैं इसको x एक्सिस मान रहा हूं, इसको y एक्सिस मान रहा हूं, तो मैं इसमें आई कैप लगा सकता हूं क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव x एक्सिस। सो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज का कंपोनेंट आ गया अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या है? वो बहुत ही आसान है, उसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। परपेंडिकुलरली अब देखेंगे क्या करेंगे। इसको हटा दें, नोट कर लिया? ओके, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि mt इज इक्वल टू होता है, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही हो तो हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कंसीडर करते हैं। तो ये होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है? v अपॉन u होता है। क्या होता है ये? v अपॉन u। ठीक है, तो अगर मैं इसको y ले लेता हूं, इसको कहने का मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, ऊपर का और नीचे को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो dhi अपॉन dt डिवाइड बाई dho अपॉन dt। अरे बोलो, यानी एक तरह से क्या देखा जा रहा है कि ये dhi अपॉन dt और dho अपॉन dt ये इमेज वेलोसिटी हो गई परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या होगी? ऑब्जेक्ट वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये किसके बराबर हो जाएगा? या कुछ नहीं करना है यार, टाइम से डिवाइड कर दो यार दोनों को, तो ये क्या होगा? v अपॉन u के बराबर ही तो होगा। यानी कि अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिखनी है तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग ये यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां याद रखना होगा माइनस होता है, क्योंकि मिरर फॉर्मूला में क्या होता है? 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। तो जो मैग्निफिकेशन होता है ट्रांसवर्स, याद करो माइनस b अपॉन u बताया था। आर यू गेटिंग? तो यहां पर आपको ये माइनस जरूर लिखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिखना है तो आप यहां पे लिख सकते हो इसके अकॉर्डिंग, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल बी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल बी u नॉट sin थीटा, क्योंकि ये आपका u नॉट sin थीटा है और डायरेक्शन कहां है? y एक्सिस, इसलिए j से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास दोनों वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। ठीक है, और फिर जो नेट वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सूर्या वहीं रह के बंद करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी कंप्लीटली क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज
परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कंप्लीट वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अब आप उसको करना, वो क्वेश्चन अब आप कर लेना। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। अब हम आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमें स्टार्ट करना था, पर ये चीज छूट रही थी इसलिए हमने इसको छोड़ रखा था। देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले मैं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है उसको जरा देख लेते हैं। तो राइट डाउन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हालांकि इस बार सिलेबस में रिजॉल्विंग पावर को रिजॉल्व किया गया है, हटाया गया है। अब बताओ, रिजॉल्विंग पावर को रिजॉल्व कर दिया मतलब उसको हटाया गया है। ठीक है, रिमूव किया गया है। सिर्फ इस बार मैग्नीफाइंग पावर है, और वो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा, सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर की बात करूंगा और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या? देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं किसी भी स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को अगर हमें उसको मैग्नीफाई करना है, उसका इमेज बढ़ाना है, इमेज के साइज को बढ़ाना है, तो उसमें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। उसी में सबसे स्टार्टिंग का जो हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या? इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको ज्यादातर कौन यूज करता है? ज्यादा डिटेक्टिव वगैरह होते हैं, जो जासूस वगैरह होते हैं, वो इसको यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि एक इस तरह का एक प्लास्टिक का होल्डर होता है, उसके अंदर ये ग्लास, यहाँ पे एक ग्लास होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो ऐसे देखते हैं जासूस लोग फिंगरप्रिंट वगैरह देखने के लिए। देखा होगा आपने। तो इसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप बोलेंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये होता तो इस तरह का स्ट्रक्चर में है, लेकिन हम लोग को आप ऑप्टिक्स में इसको किस तरह से बताएंगे। उसमें क्या होता है, एक सिंगल एक लेंस दिखाया जाता है और उसके रे डायग्राम को हम समझा रहे हैं, जरा देखिए क्या है। तो लिखिए, इन दिस वी यूज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंस। डोंट नोट कीजिए, वी यूज ए कॉन्वेक्स लेंस, convex lens of small focal length, small focal length, small focal length f मान लेते हैं इसको, वो यूज किया जाता है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो इसमें मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन होती है, पहले उसको समझना जरूरी है। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को, मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h o है और वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर रखी है, अभी लेंस यूज नहीं किया। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो नेचुरल हाइट, उसकी एक्चुअल हाइट h नॉट है, और हम यहाँ पर इसको सपोज करिए कोई i है, और i से हम इसको यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, ये i है। तो i पर ये क्या एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट i पर क्या एंगल बना रहा है, तो वो एंगल मान लेते हैं थीटा है। क्या है? थीटा। थीटा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन इट प्लेस एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। जहां पे d क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन होता है। तो जो tan थीटा होगा, यहां पे क्या होगा, h नॉट अपॉन d आ जाएगा। दिस इज द tan ऑफ एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से नहीं है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग देखा। ठीक है, तो अब जरा अगर हम लोग लेंस अगर यूज कर लेते हैं, और लेंस अगर यूज कर लेते हैं, अगर हमने ये कोई ऑब्जेक्ट ले ली, वही h नॉट हाइट की ऑब्जेक्ट ले ली अगर हमने, और इसको u डिस्टेंस पर रख दिया, यहां से लेंस से हमने कितने डिस्टेंस पर रखा, u डिस्टेंस पर रखा। ठीक है, तो इसमें दो अलग अलग केसेस आते हैं। इसके मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करने के दो अलग अलग केस आएंगे। जब फाइनल इमेज कहां बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बने तब, एंड फाइनल इमेज कहां बने, इनफाइनाइट पे बने। तो पहले जनरल हम बात कर लेते हैं कि मान लो हमने ऑब्जेक्ट को u डिस्टेंस पर रखा और उसकी हाइट h o है, तो हम एक क्या करेंगे, एक रे को हम लोग पैरेलल भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ऑब्वियसली इसके फोकस से पास होगा, इसका फोकस मान लो यहां कहीं है f, तो इसके फोकस से पास होगा, और एक इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे,
और पीछे कहीं अगर इसको मिलाएंगे तो ये इरेक्ट इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा ये? इरेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट की इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या बनेगी ये? वर्चुअल क्यों बन रही है बच्चों? क्योंकि ये डॉटेड हो रही है। क्यों? बिहाइंड, अगर इसके यहां पे बनता तो रियल होता, अब उल्टा होता है, मिरर तो उल्टा होता है, ये आपको मैं बता चुका हूं। मिरर के सामने बनता होता तो वो रियल होता है, लेकिन अगर लेंस के सामने इमेज बन रही होती है तो वो वर्चुअल होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इमेज फाइनल इमेज बनी, ये हमारी इमेज जो बनी, दिस इज इमेज आई, ये ऑब्जेक्ट है ओ, और इमेज की हाइट को मान लेते हैं एच आई। क्या मान लेते हैं? एच आई। ओके, और ये जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को थीटा डैश कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? थीटा डैश। थीटा डैश एंगल क्या है? जब हम लेंस यूज कर रहे हैं तो आई पर, ये आई है, ये हम लोग यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आई पर विद द हेल्प ऑफ लेंस एंगल क्या बन रहा है? फाइनल इमेज का एंगल क्या बन रहा है? थीटा डैश बन रहा है। ध्यान से समझना बच्चों, जो थीटा डैश होगा, तो आप इस जरा देखिए, जरा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। अरे है कि नहीं? बोलिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं? तो इसमें tan थीटा डैश कितना हो जाएगा? और मान लो इस डिस्टेंस को हम लोग v कह रहे हैं, इस डिस्टेंस को b कह दे रहे हैं, ऑब्वियसली v तो कहेंगे, इमेज डिस्टेंस को b कहा जाता है। अरे बोलो ना यार। तो tan थीटा डैश कितना हो जाएगा? tan थीटा से डैश बराबर हो जाएगा hi अपॉन b इज इक्वल टू ho अपॉन u। अरे बोलो ना यार, h अपॉन u। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो ये जो एंगल हुआ, ये किस एंगल, किसका एंगल है? ये इमेज का एंगल है। जब हम लेंस की हेल्प से इमेज को देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहे हैं? वो थीटा डैश है। तो जो कोई भी मैग्नीफाइंग, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो बच्चों, तो जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो डिफाइन कैसे होती है? वो रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज एंड एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट विदाउट इंस्ट्रूमेंट, उसको मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर मैग्नीफाइंग पावर लिखना, आगे जाके अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आएगा एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी आएगा। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होता है m, वो रेशियो होता है क्या? किसका रेशियो होता है? tan थीटा डैश अपॉन थीटा का। अब आपको थीटा डैश अपॉन थीटा का, तो tan थीटा को थीटा डैश लिख सकते हो। क्यों? अगर स्मॉल एंगल होता है ना, तो स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा को आप थीटा ले सकते हो। स्मॉल एंगल के लिए, स्मॉल एंगल अगर है तो थीटा को हम लोग tan थीटा के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, या tan थीटा को थीटा मान सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? थीटा डैश अपॉन थीटा, ये मैग्नीफाइंग पावर होगी। तो अब जरा देखो, यहां से थीटा डैश कितना आएगा? यहां से थीटा डैश आएगा एच आई अपॉन बी, और यहां से थीटा डैश क्या है? एच ओ अपॉन डी। अरे बोलो, अरे है कि नहीं? अरे बोलिए, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइंग पावर इन जनरल लिख दिया, ये इन जनरल है। अब दो अलग अलग केसेस में मैग्नीफाइंग पावर लिखनी पड़ती है, ठीक है। दो अलग अलग केस कौन से? जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बन रही है तब, एंड फाइनल इमेज जब इंफिनिटी पे बन रही है तब। तो पहला हम केस लेने जा रहे हैं व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। नोट कर लीजिए, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, ये फटाफट नोट कर लीजिए, और इसको मैं अरेंज कर दूं, या इसके डायग्राम की भी जरूरत पड़ेगी समझाने के लिए, तो इसको रहने देते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं। बट ये ध्यान रखना कि tan थीटा की वैल्यू क्या है? tan थीटा की वैल्यू है एच ओ अपॉन डी है, वो तो लिख ही दिया हमने। थीटा को हमने वो ले लिया है, tan थीटा को थीटा मान लिया है, ठीक है। तो ये जगह को हम, तो जरा देखिए, फाइनल इमेज इज फॉर्म एट डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। फर्स्ट केस वन ले लीजिए, फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। फाइनल इमेज इज फॉर्म एट, जुबोम आप ध्यान दे रहे हो? जुबोम, ठीक है। फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। और वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन क्या होता है? यानी v को d के बराबर लिखेंगे। v की वैल्यू क्या हो गई? d के बराबर हो गई, ठीक है। तो अगर v की वैल्यू d के बराबर हो गई तो हम इसमें यूज कर सकते हैं इसको
कि एच आई अपॉन बी की वैल्यू क्या होगा, एच आई अपॉन डी हो जाएगा, और ये किसके किसके बराबर होगा, एच ओ अपॉन यू के बराबर हो जाएगा, एच ओ अपॉन यू के बराबर हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हो इससे कि ये रेज कर दो, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ये टर्म यूज करता हूं कि एच आई, लेकिन यहां पर याद रखना होगा आपको m की वैल्यू जो हो जाएगी दिस विल बी एच आई अपॉन वी, एच आई अपॉन बी को एच ओ अपॉन यू भी लिख सकते हो आप, एच ओ अपॉन यू डिवाइड बाई एच ओ अपॉन डी ऐसे भी लिख सकते हो, चेक करो। अरे वही चीज तो है, एच आई अपॉन बी किसके बराबर है, एच ओ अपॉन यू के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो ये एच ओ से एच ओ कट जाएगा तो कितना आएगा, डी अपॉन यू आएगा, ये m की वैल्यू आई डी अपॉन यू। अब आपको पता है कि लेंस में क्या होता है, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ, और v की जगह क्या ले सकते हो, माइनस डी, और यहां से u की वैल्यू निकाल लीजिए जरा, u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ f निकाल लीजिए, क्या आएगी, देखो इसको लिख सकते हो क्योंकि v की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन ऑफ माइनस डी, क्योंकि v बराबर क्या होगा, माइनस डी तो होगा, चेक करो, और u 1 अपॉन u की वैल्यू जरा निकालिए जरा, कितना आएगा 1 अपॉन f, u भी आपका नेगेटिव ही होगा, तो यहां से 1 अपॉन u की वैल्यू निकालिए जरा, क्या आएगा, ये आएगा 1 अपॉन u इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन d, चेक कीजिए आएगा, दिख रहा है आपको, इसमें आ रहा है, ओके। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन d, यानी कि यहां से u 1 अपॉन u इज इक्वल टू लिख सकते हो आप df और d प्लस f, तो आप बस यहां पर 1 अपॉन u की वैल्यू को पुट कर दीजिए, इस वाले एक्सप्रेशन में आप 1 अपॉन d को पुट 1 अपॉन u को पुट कर दीजिए ये, या एक काम कर सकते हो d अपॉन u को लिखना है तो d अपॉन u कितना हो जाएगा, यहीं से निकालिए जरा, d अपॉन g से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये d क्रॉस उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, d अपॉन u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d प्लस f अपॉन f, चेक कीजिए, सिर्फ d को ले गए इधर, अरे ले जा सकते हैं कि नहीं, तो अब आप यहां से बताइए जरा, तो ये कितना आ गया, ये मैग्नीफाइंग पावर जो हो गई, क्या ये देखिए 1 प्लस डी बाई एफ आ गया क्या, तो ये जो मैग्नीफाइंग पावर आ गया 1 प्लस डी बाई एफ, ये तब होता है जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बनती है, तब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 प्लस डी बाई एफ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इसका अगला केस ले लेते हैं, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, ये याद रखना है, ये डेरिवेशन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको बहुत ही तरीके से करना है ये समझा के, गेटिंग, क्योंकि ये डेरिवेशन पूछते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसमें, डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, ओके। अब लिख लीजिए नेक्स्ट, फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है, तो v की जगह क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। अब वो कब होगा जरा देखिए, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगी, उसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, फोकस पर होना चाहिए। शिवांग क्या कह रहे हो आप, बोलिए। अच्छा कैमरा को नीचे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट केस नोट कर लीजिए फटाफट, इसको लिख लीजिए, ओके। अब नेक्स्ट इज फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, तो ये तभी हो पाएगा बच्चों जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखी हो, फोकस पे रखी हो, तभी इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। यानी कि अगर हम इससे केस 2 ले लेते हैं अगर हम लोग, कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो ये तब होगा जब u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की u f के बराबर हो जाएगा। इफ u बराबर f हो जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, तो बस आप इसी रिजल्ट को आप यूज कर सकते हो। इसको तो हमने बताया था कि यानी अब मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन बी अपॉन एच ओ अपॉन डी, और एच आई अपॉन बी को हमने बताया था एच ओ अपॉन यू होता है, और ये कितना होता है, एच ओ अपॉन डी होता है, एच ओ अपॉन डी होता है। तो जरा देखिए ये क्या बन जाएगा, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या है डी अपॉन यू, और यू कितना है, यू किसके बराबर, एफ के बराबर है, तो इसमें आ गया डी अपॉन एफ। तो ये जो मैग्नीफाइंग पावर आ गई
D/F ये कब आई? जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। तो ठीक है बच्चों, ये हमने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप बताया। अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है? तो ठीक है बच्चों, यस, थैंक यू। तो